हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस बाय तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। एक सेकंड स्टूडेंट। ओके, हाँ, तो क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जो कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का है। युग्म माने आपको दो समीकरण बनाने पड़ेंगे, दो चरों वाले। अभी देखना कैसे बनाते हैं। अभी हम समीकरण पहला सवाल है प्रश्नावली 3.2 का। ओके, तो पहला सवाल जो बोल रहा है, निम्न समस्याओं में आपको कुछ समस्याएं नीचे दी गई हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप लगा लेंगे इसको। एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको इस पर। आपने उम्मीद है पिछली क्लासेस सारी अटेंड की होंगी, तो ये क्वेश्चन आपने लगा लिया होगा, बट अभी मैं लगा के दिखाता हूँ। जो जिसने भी अटेंड नहीं किया, तो मुझे मेरा कहा मानिए, आप पहले उन क्लासेस को अटेंड कर लीजिए जिससे ये क्लास आपको बेटर समझ में आए, वरना मैं कोशिश करूँगा कि वैसे ही समझ में आ जाए आपको, बट देख के आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो, कुछ समस्याएं दी गई हैं। मैंने पहला समस्या ली है, यहाँ पे दो समस्याएं दी गई थी। पहली समस्या मैंने उठाई है, इस समस्या का हल करेंगे ग्राफीय विधि से। दो चरों वाले रैखिक समीकरण बनाकर ग्राफीय विधि से हल निकालेंगे। आओ हम जल्दी से करते हैं इसको। कक्षा 10, ये रोमन अंक का है तो 10 लिखा हुआ है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, 10 इसका मतलब कुल जो बच्चे हैं वो 10 हैं जो कि भाग लिए हैं इस पहली प्रतियोगिता में। ओके, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो देखो लड़की और लड़कियों की संख्या मुझे पता नहीं है कितनी है, मगर ये पता है कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो मुझे पता नहीं है, तो मैं मान लूंगा दोनों को, लड़कों की संख्या को x मान लूंगा, लड़कियों की संख्या को y मान लूंगा। तो मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ सवाल को। माना लड़कियों की संख्या, ये इसे अप्रोच से ही लगाएं आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या बराबर y। इतना करने के बाद फिर सवाल को पढ़िए आप। 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, तो इसका मतलब x और y कुछ भी लड़कियों की संख्या हो सकती है, लड़कों की संख्या हो सकती है। इतना पता है कि बस कुल मिला के सबको जोड़ने पर कितना आएगा, 10 आएगा, क्योंकि लड़कों और लड़कियों की संख्या टोटल कितनी है, 10। कुल विद्यार्थी 10 ही तो हैं। तो इसका मतलब यहाँ से x प्लस y जो जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 10। ये समीकरण एक बन गया हमारा। मुझे कैसे पता चला कि x और y को जोड़ने से 10 आएगा, तो वो यहाँ से कुल मिला के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली में भाग लिया है, और उसमें से कुछ लड़कियां हैं कुछ लड़के हैं। तो मुझे नहीं पता था कि लड़के कितने, तो उसको x मान लिया, और लड़कों को y मान लिया। तो इन दोनों को जोड़ने से 10 आना चाहिए। अब आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे। यदि लड़कियों की संख्या, दूसरा समीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरा समीकरण बनाने के लिए। यदि लड़कियों की संख्या, यहाँ लड़कियों की संख्या लिख लेते हैं, लड़कों की संख्या, अब बराबर में इस तरफ लिख लेते हैं लड़कों की संख्या। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इस लड़कियों की संख्या क्या है, 4 अधिक है। ये लड़कियां हैं, ये लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। दोनों बराबर कब होंगे, जब 4 इसको भी अधिक कर दें। देखो, हमने बराबर का निशान इसलिए लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों समीकरण बराबर, दोनों तरफ बराबर क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब x जो है वो 4 अधिक है, तो y को भी 4 अधिक कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे और हमारा एक समीकरण दूसरा बन जाएगा। ठीक है, तो प्रतियोगियों में भाग लेने वाले लड़कियों और लड़कों की संख्या बतानी है, तो मतलब हमको x पता करना है और y पता करना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दो समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा अच्छे से। जैसे ये x प्लस वाई बराबर 10 है, वैसे इस समीकरण को भी बना लो। y को इधर ले लेंगे तो माइनस वाई बराबर उधर 4 बचेगा, समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरण आ गए हमारे पास। इसने बोला था कि ग्राफीय विधि से हल कीजिएगा। इन दो समीकरणों को सॉल्व करने की हमारे सिलेबस में कितने तरीके दिए गए हैं, कितनी विधि दी गई है, तो 3 विधि दी गई है। इन दो समीकरणों को सॉल्व करके x और y का मान हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन एक चौथा तरीका भी है, ग्राफीय विधि, जो कि इसने कहा है कि इस वाले सवाल को ग्राफीय विधि से लगाओ। तो हम कुल मिला के दिया गया आपको 4 विधि, जिसमें से पहली है ग्राफीय विधि। तो अब हम ग्राफीय विधि पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ग्राफ बनाने के लिए क्या करता हूँ, टेबल बनानी पड़ती है हमें ग्राफ बनाने के लिए। आप पिछली क्लासेस में भी सीख चुके हैं, ग्राफ बनाने के लिए हमको टेबल बनानी पड़ती है। तो इन दोनों समीकरणों का ग्राफ पहले बनाते हैं हम, उसके लिए टेबल चाहिए होगी मुझे। तो टेबल बना लेते हैं पहले।
टेबल थोड़ी सुंदर सी बनाना। इधर साइड में दो दो समीकरण है, इसलिए मुझे दो टेबल चाहिए होगी, ऐसे ऐसे दो टेबल चाहिए होगी, है ना भैया? बात समझ में आ रही है आपको? मुझे कितनी टेबल चाहिए होगी? दो टेबल। यहाँ x लिख दो, यहाँ y लिख दो। मैं ऐसे यहाँ बना ले रहा हूँ दूसरी टेबल, पटरी से खींचते खींचते यहाँ भी x लिख दो, यहाँ y लिख दो। बात समझ में आ गई? पहले वाले समीकरण के लिए ये वाला ग्राफ, ये वाली टेबल है, दूसरे वाले समीकरण के लिए ये वाली टेबल है। तो पहले वाले समीकरण में हम क्या करेंगे, x बराबर 0 लिखेंगे, तो हमारा y बराबर आएगा 10। कैसे आया? आओ इसको जल्दी से थोड़ा समझा देते हैं, जल्दी से, वो भी समझ में आ गया होगा। x बराबर हमने लिया 0, अपने मन से लेना है ये बात, ठीक है? x के जगह जैसे 0 रखेंगे तो 0 में y जोड़ेंगे तो क्या आएगा, y, और इधर 10, तो y कितना आ गया, 10। यही बता रहे हैं मैं, ये छोटा सा था एकदम से, इसलिए दिमाग लगाना नहीं था ज़्यादा इसमें। अगर हम y को 0 ले लें, अगर हम y को 0 ले लें तो x हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, x बराबर 10 आ जाएगा। एक समीकरण का हमारा हो गया सॉल्व। सेम इधर भी ऐसे ले लें, x को अगर हम 0 ले लें, x को 0 ले लें तो y बराबर आ जाएगा -4। और दिखाते हैं, x को अगर इसमें 0 रख लें तो 0 - y बराबर 4, इस माइनस को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा -4। ठीक है, ये कोई लिखने वाला काम नहीं, ये सब करना नहीं है, ये सब रफली आप थोड़ा सा दिमाग सोच के कर लेना है। अगर हम y को 0 रख दें तो x 4 आ जाएगा, y को हम 0 रख दें तो x -0 x, और ये 4, देखो एक बार कर देते हैं, x माइनस यहाँ 0 लिखेंगे बराबर 4, तो x में से 0 घटाएंगे तो x, और बराबर होता 4। ये ठीक है ना, ये रफली काम कर रहा है आपको। अब ये पॉइंट्स आ गए, इन पॉइंट्स को ग्राफ पे दिखा दें, और जो लाइन बनेगी जहाँ पे कट करेगी वही उसका सोल्यूशन होगा। आइए हम चेक करते हैं इसको भी। अब इसको मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें अब इन दोनों को देखकर ग्राफ बनाना है, और हमें पता करना है x कितना है और y कितना है। x हमने लड़कियों की संख्या को माना है, तो x एक्सिस पर जो आएगा वो लड़कियों की संख्या होगा, और लड़कों की संख्या जो y एक्सिस पे आएगा वो लड़कों की संख्या आएगी। अभी इसको मिटा दें हम जल्दी से, बस ये पता रहना चाहिए कि लड़कियों की संख्या को x माना है और लड़कों की संख्या को y माना है। चलो भाई, अब हम क्या करते हैं, इसको एक सेकेंड, ग्राफ बनाने के लिए कार्टेशियन सिस्टम बनाते हैं। आपने कार्टेशियन सिस्टम क्लास 9th में सीखा होगा, नहीं भी सीखा तो ये तो कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा आपने। ये नहीं भी सीखा का क्या मतलब है, सीखना चाहिए वैसे, बट जैसे आप कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई ढंग से नहीं किए होते 9th वगैरह में, 10th में आते हैं तो सोचते हैं अब की बार बोर्ड का एग्जाम देना है, चलो पढ़ ले ढंग से। तो इसलिए उनके लिए मैं ऐसा बोलता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को, अधिकतर बच्चे पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं फिर जब 10th में पहुँचते हैं तो सोचते हैं लाओ पढ़ें, तो ढंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? वरना तो भैया जानते हैं यहाँ 0 रहता है, उस तरफ 1 2 3 4 ऐसे रहता है, तो इधर मैं 2 का गैप ले रहा हूँ, ठीक है? 2 का गैप, 2 मतलब 1 यहाँ बीच में है, थोड़ा ज़्यादा गैप लेना चाह रहा हूँ मैं, ताकि 10 तक हो जाए, क्योंकि मुझे 10 तक चाहिए था ना। 2 4 6 8 10 और ले लो, एक तो 12 ले लो, ठीक है ना? ऐसे इधर भी कर लो, -2 -4 -6 -8, सॉरी यहाँ पे -10, ऐसे नीचे भी ले लो, -2 -4 -6 -8 -9 -10 हो जाएगा, ठीक है? उधर भी ऊपर प्लस में रहता है, 2 इधर लिखें, 4 6, देखो 8। एक बात देखो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये गैपिंग है ना, आप उसको बहुत ही बराबर से लेना, एकदम इक्वल रहना चाहिए, क्योंकि बोर्ड पे बना रहे हैं तो नाप जो के तो बना नहीं रहे, तो अंदाज के अपने बना रहे हैं कि गैपिंग सब जगह बराबर ही हो। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा ही। अब हमने कार्टेशियन सिस्टम बना लिया, अब इस सारे पॉइंट्स को इस पर हम लाके थोपेंगे, मतलब लिखेंगे, रखेंगे। x 0 यहाँ पे होता है और y 10, y लाइन पे 10 ये वाला है, टोटल पहुँचे हम यहाँ पे। इस पॉइंट को थोड़ा सा मार्क कर दो, इस पॉइंट को मार्क कर दिया, बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, इस पॉइंट पे लिखना भी चाहो तो लिख दो कि यहाँ पे x 0 है
और y कितना है 10। पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो x और दूसरा वाला जो होता है वो y होता है। ओके, ये वाले में एक काम हो गया। दूसरे में x अगर 10 है, x अगर 10 है तो x वाले इस पे जाओ, यहाँ पे 10 है। x अगर 10 है तो y कितना है 0, मतलब कुल मिला के यहीं पे है ये वाला। इस कोऑर्डिनेट का नाम लिखना चाहो तो लिख दो, इसका नाम है 10। अब की बार x कोऑर्डिनेट 0 नहीं है ना, इसलिए पहले x को लिखेंगे और y 0। ठीक है, पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट। अब इन दोनों को मिला देंगे तो एक लाइन बन जाएगी। इन दो पॉइंट्स हमको मिले इस पहले समीकरण से, जो पॉइंट्स मिले उनको मिलाने से एक लाइन बनती है। और हमने पहले ही समझाया था आपको कि जो समीकरण होते हैं वो रैखिक समीकरण जो होते हैं, लीनियर इक्वेशन, हमारे चैप्टर में लीनियर इक्वेशन ये चल रहा है, तो लीनियर इक्वेशन जो होते हैं वो लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक लाइन बन गई, ठीक, ये लाइन बन गई। इस वाले से बनाया हमने, अब इस दूसरे वाले समीकरण से बनाते हैं। ठीक है, अच्छा इस समीकरण का नाम क्या था जरा मुझे बताना, मैं इसको लिख देना चाहता हूँ इस लाइन पे। इसका नाम था x + y = 10, यही था, या आई थिंक यही था पहला समीकरण। दूसरा समीकरण x - y = 4 था, ऐसा मुझे याद आ रहा है। अभी वो लिख देंगे जब दूसरी लाइन बनेगी, तो इससे बनाते हैं दूसरी लाइन। x अगर 0 लेंगे, x अगर 0 लेंगे यहाँ, तो y पे -4 जाना पड़ेगा। y पे -4 जरा देखो कहाँ पे होता है, y पे -4, तो y पे -4 ये है। टोटल पहुँचे हम यहाँ पे, इस वाले पॉइंट को मार्क करो भैया, इसका नाम लिख दो, क्या नाम है इसका, 0, y वाला -4। ये बात समझ में आ रही ना, ठीक। और अब की बार अगर x को 4 ले लें, x को 4 ले लें, 4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो y कितना है 0। तो कुल मिला के कहाँ पहुँचे, यहाँ पे पहुँचे। इस वाले को भी मार्क कर दो भाई, क्या नाम है इसका, थोड़ा सा यहाँ 4, 0। x को पहले लिखना है, x वाली लाइन को, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हैं, इनको मिलाएंगे, कहाँ पे मिलेंगी वो देखते हैं। ये ओके, ये एक लाइन आई, थोड़ा और बढ़ा दो इसको, बस। अब ध्यान से देखो, ये दो लाइनें हमने बना दी भैया, यही तक काम था आपका। अब आंसर जो आएगा ना, वो कहाँ पे है आंसर आपका, इसी ग्राफ के अंदर आंसर है। कितने सॉल्यूशंस आएंगे, अच्छा ये दो लाइनें क्या कर रही हैं, तो एक जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो भी इस जगह पर। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ। इसका मतलब इसका कितना सॉल्यूशन आएगा, तो ओनली फॉर वन सॉल्यूशन आएगा, एक सॉल्यूशन आएगा, केवल और केवल एक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, जब एक सॉल्यूशन आएगा तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर मैं चेक करूँ तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ रहा है, मतलब 6 और 8 के बीच में 7 होता है, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 7 आ रहा है। एक बार मैं आंसर मिलाऊंगा, अगर ग्राफ में थोड़ा सा हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन होगा तो इसका मतलब आंसर सही नहीं आया होगा, तो मैं उसको बता दूंगा आपको आंसर कितना है। लेकिन मैं अभी के लिए क्या आ रहा है, मेरे हिसाब से जो आंसर आ रहा है वो 7x पर आ रहा है, y पर अगर देखें तो y पर एकदम 4 पे आया है, मेरे ख्याल से 2 और 4 के बीच में भी आ सकता है, 4 के बीच में भी आ सकता है। और लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस मुझे 2 और 4 के बीच में दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे आया, तो यानी कि यहाँ पे 3 होगा बीच में, तो 7,3। ठीक है, ये मतलब मोटा मोटा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक आया है और यहाँ पे आया है, तो कुल मिला के जो हमारा x कोऑर्डिनेट आया है वो 7 आया है, और y कोऑर्डिनेट जो आया है वो 3 आया है। अब इसको हम क्या करें, चेक करें कि x किसको माना था, हमने लड़कियों की संख्या को माना था, तो 7 क्या है हमारा लड़कियों की संख्या, और y हमने माना था लड़कों की संख्या को, तो यहाँ पर लड़कों की संख्या क्या है 3, और लड़कियों की संख्या कितनी है 7। अब चेक करो इनके बीच में क्या 4 का अंतर है, तो हाँ है, 4 का अंतर है, 3 में 4 जुड़ेंगे तो 7 आता है। ठीक, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक बार हम आंसर मिला लेते हैं, हो सकता है हमारा ग्राफ ढंग से ना बन पाया हो, मैंने देखा नहीं आंसर कितना आ रहा है इसमें, तो वैसे तो उम्मीद है कि यही आ रहा होगा क्योंकि मुझे दिख भी रहा है ऐसा, बट मैं देखना चाहूँगा एक बार आंसर इसका, क्योंकि आंसर कुछ भी आ सकता है ना। जैसे मैंने ग्राफ को ऐसे वो जल्दी से बना दिया, देखा नहीं, आंसर देख लिया होता पहले तो सही रहता। अभी मुझे दिख रहा, मैं आंसर यहाँ पे देख पा रहा हूँ, तो 3.2 का है, 3.2 का, तो यहाँ पे हाँ ठीक, बिल्कुल सही आया है, बिल्कुल सही। ठीक है, मैं इसलिए थोड़ा सा वो कर रहा था कि जैसे ग्राफ बनाया मैंने, तो ये ग्राफ
कोई नाप जोख के तो बनाया नहीं कि एकदम सही बन जाएगा, लेकिन बन एकदम सही गया है, बन एकदम सही गया है, एकदम अच्छा ग्राफ बन गया है। तो लड़कियों की संख्या जो है x बराबर 7 और लड़कों की संख्या जो है y बराबर 3, बिल्कुल आंसर सही है। ऐसे ग्राफीय विधि से हल निकाला जाता है। आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इसको मैं मिटा के दूसरा क्वेश्चन उतारता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट आइए इस दूसरे क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं कि जो दो समीकरण हम बना रहे हैं इसको हम 4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आपकी बुक में। मतलब आपकी बुक में जो सॉल्व करने का तरीका दिया गया है वो 4 तरीका दिया गया है। पहला ग्राफीय विधि, नाम बता देता हूँ जल्दी जल्दी। पहला जो है ग्राफीय विधि है जो कि हमने अभी दिखाया आपको, और ये दूसरा भी ग्राफीय विधि से ही लगाना है, देख लीजिए पहले का दूसरा है, ठीक है। दूसरा जो अभी अगली आने वाली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे हम अगली प्रश्नावली में, वो होगा प्रतिस्थापन विधि से। इन्हीं 2 सवालों को इतना ही आंसर आएगा जितना आंसर अभी आया है, बट वो लगाने वाला जो विधि होगी वो उसका नाम होगा प्रतिस्थापन विधि और दूसरे तरीके से लगेगी। फिर उसके बाद आएगा एलिमिनेशन मेथड, यानी कि उसको हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि, वो तीसरी आने वाली अगली प्रश्नावली में है। फिर उसके बाद आने वाली अगली प्रश्नावली में इसी सवाल को फिर एक तरीके से और लगाएंगे जिसका नाम है वज्रगुणन विधि, ठीक है। तो हम 4 तरीके से इस सवाल को लगा सकते हैं, बट हमारे इस अभी प्रश्नावली में जो तरीका बताया गया है लगाने के लिए वो है ग्राफीय विधि, इसलिए मैं ग्राफीय विधि को प्रिफर कर रहा हूँ। आने वाली वीडियोस में जब मैं उस प्रश्नावली की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें उसका जिक्र पूरा भरपूर तरीके से कर दूंगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, इसको भी ग्राफीय विधि से लगाना है, वो पहले क्वेश्चन का ही दूसरा है ये, और इसके बाद से दूसरे तरीके के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य जो है 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से वही बात कि हल करने समय क्या करेंगे, मान लेंगे जो चीज़ पूछा है उसको मान लेंगे। माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य एक पेंसिल का मूल्य बराबर x और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर y, ठीक है। पेंसिल का x मान लिया और एक कलम का y मान लिया। तो इस हिसाब से इस यहाँ से 5 पेंसिल तथा 7 कलम का क्या हो जाएगा, तो 5 पेंसिल का 5x प्लस 7 कलम का 7y, है ना, बराबर कितना रुपए है टोटल 50। इस तरह से एक समीकरण बन सकता है आपका। देखो एक पेंसिल का x तो 5 पेंसिल का 5x, एक कलम का y तो 7 कलम का 7y। इन दोनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए, क्योंकि दोनों 5 पेंसिल और 7 कलमों का जो पैसा है वो कुल 50 रुपये है। ये हो गया अपना पहला समीकरण। और दूसरा, जबकि उसको उल्टा कर दें, 7 पेंसिल ले लें तो यानी कि एक पेंसिल का x तो 7 पेंसिल का 7x प्लस 5 कलमों का, एक कलम का y तो 5 कलम का 5y, तो कितना रुपए होता है, वो 46 रुपये होता है। ये हो गया दूसरा समीकरण, ठीक है। अगर इसे और कोई विधि से लगाना होता तो मैं भी दूसरी विधि बताता, लेकिन क्योंकि ग्राफीय विधि से लगाना है इसलिए मैं ग्राफीय विधि को प्रेफर कर रहा हूँ। तो पहले उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें बॉक्स बना लेते हैं ऐसे। इसमें क्या करेंगे, बॉक्स में पहले समीकरण के लिए x और y की पॉइंट्स निकालेंगे, दूसरे बॉक्स में दूसरे समीकरण के लिए यहाँ x लिखेंगे, वहाँ y लिखेंगे। आओ x बराबर 0 लेते हैं। सर तुम सोचते होगे तुम लोग कि 0 ही काहे शुरुआत करते हैं, भैया 0 लेने से देखो यार, 0 लेते हैं तो जोड़ना घटाना कम पड़ता है, आराम से हम अपना काम कर लेते हैं। बट अगर 0 नहीं लोगे, 0 मान लेते नहीं लेते तुम, तो कुछ और लोगे तो थोड़ी सी दिक्कत होती है कैलकुलेशन करने में। बट अगर चलो मैं कुछ और लेके भी दिखा देता हूँ। जैसे मान लो अभी मैं 0 लिया हूँ यहाँ पे, तो 0 लिखने पर 5 0 में 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। तो ये 0 हो जाएगा, 7 को उधर भेजेंगे, 7 से भाग कर देंगे 50 में, कुछ आ जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। लेकिन चलिए अब अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ और मान लेता हूँ। पहले समीकरण के लिए जो मान में कुछ और ले लेते हैं, चलो 0 नहीं लेते इस बार। क्या लें, ध्यान से सुनो। समीकरण आता है आपको, मैं ऐसा समझ के काम कर रहा हूँ, क्योंकि समीकरण नहीं आता तो आप सवाल नहीं करा पाओगे, एक भी सवाल नहीं लगा पाओगे। ध्यान से समझो, 10th में तो समीकरण के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। इधर उधर जाता है तो निशान बदल जाता है, ये सब तो थोड़ा आना चाहिए। जो यहाँ पे 5x लिखा है, मैं क्या कर रहा हूँ,
ऐसा कोई गुणा कर, ऐसी किसी संख्या से गुणा कर लेता हूँ, क्योंकि इसको जब यहाँ पे कोई गिनती होगी तो इसको उस तरफ भेज के 50 से घटाना पड़ेगा। यहाँ पे जोड़ है तो उधर जाके घट जाएगा। तो मैं कोई ऐसी डिजिट यहाँ पे ले लेता हूँ जिसको उधर जाके घटाएं, तो यहाँ पे ऐसी डिजिट बने कि 7 को उधर भेज के भाग करे तो कट जाए, तो अच्छी से कोई गिनती बन जाएगी, पॉइंट्स में नहीं आएगा, वरना पॉइंट्स आ रहा था। ठीक है, देखो यहाँ पे 50 है, 50 में से क्या घटाएं, तो अगर 50 में से हम कितना घटा दें कि 7 का मल्टीपल बन जाए वो, तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 पचे 7 8 56, 7 8 56, कितना रखें यहाँ पे 49 बनाए तब भी दिक्कत है, 7 छंग 42। देखो यहाँ पे यार मल्टीपल बनाने के लिए 5 में 10 42 नहीं आ पा रहा है। ठीक है, चलो ये 0 से शुरू करते हैं, सही रहेगा। कुछ और ले लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आ पाएगा, आ जाएगा। 7 से भाग कर देंगे, 7 छंग 42 होता है। यहाँ पे अगर मैं ले लूँ 2 ले लेता हूँ, 2 तो ये 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा 40 हो जाएगा। 7 से भाग करेंगे तब भी पॉइंट्स में ही आएगा। कुल मिला के पॉइंट्स को झेलना ही है, तो आओ 0 से शुरुआत कर लेते हैं। पॉइंट्स को झेलना ही है तो 0 से शुरुआत कर लेते हैं। तो चलो x बराबर 0, या ऐसा नहीं है कि मैं इसको बना नहीं सकता, बना सकता हूँ, बट यहाँ पे x की फिर फ्रैक्शनल वैल्यू लेनी पड़ेगी। फ्रैक्शनल वैल्यू बटे वाली 1/2, 1/3, 4/5 ऐसा कुछ लेना पड़ेगा, तो उससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा आपको, इसलिए मैं 0 से शुरुआत कर रहा हूँ। x बराबर 0, तो ये पूरा 0 हो गया। देखो ध्यान से, ये पूरा x का इसमें गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 7y बराबर में 50, 7 को उधर भेज देंगे तो उधर 50 बटे में 7, 7 से काटेंगे तो होएगा y बराबर आ जाएगा 7 7 49, एक बचा है, पॉइंट लगा के 0 बनाएंगे, 7 कम 7, ऐसे आता रहेगा कुछ, तो y बराबर ये आ गया। अब यहाँ पे x बराबर 0 लिया था, अब की बार y बराबर अगर 0 लेने, यहाँ 0 हो जाएगा, 5 को उधर भेज देंगे, 5 10 50 होता है। समझ में आया? ये पिछले साल 9 में था, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने। अब इस वाले समीकरण में आ जाओ, दूसरे वाले के लिए x बराबर 0 लेंगे तो ये पूरा 0, इसको उधर भेजेंगे तो 5 से उधर जाके भाग हो जाएगा। ठीक है, तो 5 9 45, पॉइंट लगाएंगे, 5 दूनी 10। समझ में आया? ये रफली का काम है, रफ का काम है, आप आराम से साइड में कर लीजिएगा। जैसे मान लो x बराबर 0 लिया तो 7 गुणे x, 7 गुणे 0, x को 0 लिया है ना, प्लस 5y बराबर में उधर 46 है, इसको गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, हटाओ उसको, y बराबर इस 5 को उधर भेज देंगे, 46 बटे 5 हो जाएगा, 5 इसको काट लेंगे तो 9.2 आ जाएगा, भाग कर लेंगे। ठीक, ऐसे इधर भी कर लेते हैं। आपकी y को 0 ले लें, y को 0 लेंगे तो 7 को उधर भेजेंगे, 7 छंग 42, देखो 7 को उधर, देखो y को 0 लिया, y को जब हम 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और 7 को उधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा। तो 7 से 46 में भाग करेंगे तो 7 छंग 42, कितना बचा इसमें 4, बस हम लोग लगाएंगे, 4 में 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से 7 छंग 42 ज़्यादा हो जाएगा, 7 बचे 35, 5 आया, 5 में 0 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 50, 7 57 50, मतलब 6.57 ऐसे। अब इसका ग्राफ बनाना है। देखो मैं कैलकुलेशन सारी साथ साथ करता रहता हूँ, मैं चाहूँ तो ये कैलकुलेशन जल्दी से आपका वीडियो को स्किप करके जल्दी से बता दूँ, कैलकुलेशन कहीं से करके जल्दी से लिख दूँ, बट मैं साथ साथ करता हूँ जिससे आपको ऐसा ना लगे कि आप कमज़ोर पड़ रहे हो। ठीक है, अगर आपको दिक्कत होती है तो वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ा के देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे कोशिश करता हूँ कि सबको समझ में आए। यहाँ पे आप बनाइए कार्टेशियन सिस्टम, यहाँ 0 होता है, इधर में 1 2 3 लेते हैं, इधर में क्या लेते हैं 1 2 3। मुझे सबसे बड़ी डिजिट कौन सी दिख रही है, मुझे टोटल सबसे बड़ी 10 दिख रही है, तो इसका मतलब मुझे सब पे 10 तक चले जाएँ बस बहुत है। तो भैया गैपिंग 7 यहाँ पे आना चाहिए, 9 आना चाहिए, यहाँ 6 आना चाहिए, तो 1 2 ही लेना पड़ेगा मेरे को लगता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 1 10 पूरा ले लेते हैं, यहाँ 10। ठीक है, इधर भी ऐसे -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10, ऐसे ऊपर नीचे भी लेना है। लगता है ज़्यादा छोटा हो जा रहा है,
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ऊपर भी ऐसे इधर प्लस का होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 10। ओके, मैंने कार्टेशियन सिस्टम बना दिया। अब इसको उस पर प्लॉट करते हैं जल्दी। x बराबर 0, y बराबर 7। ऐसे 7.1 को 7 में मान के चल रहा हूँ, ठीक है। y बराबर x बराबर 0 पर y 7 है, y 7 है, 7.1। थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ हल्का सा, बाकी है तो यही पे। तो ये क्या है, x बराबर 0 पर y बराबर 7.1, y बराबर 0 और x बराबर 10। x बराबर y बराबर 0, x बराबर 10, ये है y बराबर 0, x बराबर 10। x पहले लिखना चाहिए ना। इसको ऐसे मिला दो तो एक लाइन बन जाएगी, है ना। इस लाइन का नाम क्या होगा, ये वाली लाइन किस समीकरण को रिप्रेजेंट करेगी भैया, तो ये वाली लाइन पहले समीकरण को रिप्रेजेंट करेगी। तो मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पे 5x प्लस 7y बराबर में 50। दूसरे समीकरण के लिए x बराबर 0 लेना है, y बराबर 9.2, यानी कि x बराबर 0 और y बराबर 9.2। तो 9.2 यहाँ पे 9 वाली लाइन यहाँ पे क्या है, x बराबर 0 और y बराबर 9.2। ध्यान से देखते रहना, थोड़ा सा मैं साफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। y बराबर 0 और x बराबर 6.757, मतलब 6.5 लेना है। तो 7, 6 और 7 के बीच में ले लेंगे। y बराबर 0, x बराबर 7, 6.5, तो 6.5, 6.5 यहाँ बीच में। तो इसका नाम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0, सॉरी 6.5, 0। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला दो, ऐसे मिला दो। आंसर भले आंसर आना चाहिए एकदम अच्छे से, ठीक है। आप लोग भी साफ साफ मिलाइएगा सब कुछ। यहाँ पे साफ ऐसे पॉइंट्स को आगे बढ़ाओ, इसको यहाँ ऐसे लो। अब दोनों कट कहाँ पे किए, वहीं पे उसका सलूशन है, यहाँ पे कट किए, देखो। अब इस पे x कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट एकदम सीधा मिला देते हैं, जो भी होगा आंसर लगभग सेम ही आएगा। यहाँ आया है x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे क्या है 3.5 आता है बीच में ना, 3.5, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट लगभग 5 और 5.5 के बीच में आया है, ये 5 और 5.5 के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, यहाँ से लिख दूँ क्या, 3.5, 3.5, 3.5 हो गया ये। तो इसको मैं पूरा 4 ही ले लेता हूँ, इसको मैं पूरा 4 ले लेता हूँ और इसको मैं पूरा 5 ले लेता हूँ, ठीक है। तो x बराबर जो पेंसिल का मूल्य था वो 4 आ गया, यहाँ पे x बराबर आ गया 4 और y बराबर आ गया 5। तो जो हमारा पेंसिल का मूल्य है एक तो वो 4 रुपया और कलम का जो मूल्य है वो 5 रुपया आ गया, ठीक है। एक बार मैं इसका आंसर भी मिला लेता हूँ जल्दी से, इसका आंसर भी मैं जल्दी से मिला लेता हूँ। x बराबर 3 रुपया और y बराबर 5, ठीक है। x बराबर 3 आया है यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, मैंने क्या किया था, देखो यहाँ पे बीच में आया था ना, बीच में आया था तो मैंने उस तरफ शिफ्ट कर लिया अपनी बात, अपने को, जबकि मुझे इस तरफ शिफ्ट करना था। तुम x बराबर 3 ले लेना तुम यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये क्यों ऐसा इधर आई, ऐसी इधर क्यों आई, हालांकि इस पॉइंट को आके 3 पे मिलना चाहिए था और इस पॉइंट को एकदम 5 में मिला चाहिए। ये 5 वाला तो लगभग ठीक है, थोड़ा बहुत हो गया, क्योंकि मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ ना, इसलिए। अगर आप नाप जोक के बनाएंगे तो करेक्ट एकदम वहीं पे 3 पे आएगा और एकदम 5 पे आएगा, अद्भुत हो जाएगा एकदम, ठीक है। मेरा काम है केवल समझाना, आपको समझ में आना चाहिए बस टॉपिक, ठीक है। अगली क्लास में हम जो भी क्वेश्चन बचे हैं उनको करेंगे बहुत अच्छे से। इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, इम्पॉर्टेंट है भैया, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों। इसलिए मैंने इसको दोनों एक ही वीडियो में करा दिया, भले से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई,
आप देख पा रहे हो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, मैं इतनी बड़ी वीडियो ज़्यादा कोशिश करता हूँ ना बनाऊँ, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक एक चैप्टर को एक एक वीडियो में ख़त्म कर सकता हूँ। ठीक है, लंबी लंबी वीडियो बना के एक एक चैप्टर को पूरे के पूरे एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूँगा, थोड़ी स्पीड बढ़ा के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आगे क्वेश्चन लगाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके बताना, हो सके तो लाइक कर देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।